हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इथिकल आईएएस। आज के करंट अफेयर्स में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम लोग थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर बन चुका है। दोस्तों रिसेंटली एक स्टडी ने पब्लिश किया है कि इंडिया जो है हाईएस्ट ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें। दोस्तों इंडिया लगभग 1/5 टोटल प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें कंट्रीब्यूट करता है 1/5। दोस्तों इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1/5 है। इस स्टडी ने कुछ फाइंडिंग्स किए हैं, आइए देखते हैं। इंडिया लगभग 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक क्रिएट करता है। दोस्तों सालाना इंडिया 9.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक जनरेट कर रहा है, जो कि 5.8 मिलियन टन जो है जलाया जाता है। दोस्तों इंसिनरेटेड किया जाता है, और 3.5 मिलियन टन्स जो है इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सोचिए दोस्त, कितना कंसर्न का बात है। हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड किया जा रहा है इस तरह से। और यह फिगर नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चाइना, इन सब से भी ज़्यादा है। नाइजीरिया लगभग 3.5 मिलियन टन क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन, इंडोनेशिया 3.5 और चाइना 2.8 मिलियन टन, और इंडिया सबसे आगे है। सोचिए, और पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.12 किलोग्राम्स हर दिन जनरेट किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों इसका कुछ और कारण भी है। ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है, इसके वजह से भी ये प्लास्टिक पॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि जो भी वेस्ट इमिशन होता है दोस्तों प्लास्टिक का, वो मेनली साउदर्न एशिया, सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न एशिया में देखा जाता है दोस्तों। और हमारा साउथ कंट्रीज जो है, मेनली खास कर इंडिया भी देखे तो ये लोग वेस्ट जो भी जनरेट होते हैं ना, मैनेजमेंट के लिए दोस्तों कोई अच्छा कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं है। ये लोग मेनली जला देते हैं वेस्ट को, और उससे आप जानते हैं कि जो भी स्मोक वगैरह जनरेट होता है, उससे भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, और अनमैनेज्ड वे में होता है दोस्तों। तो और भी डिस्पैरिटी है हाई लो इनकम कंट्रीज के तौर पे भी देखा जाए तो। और फिर वही हाई इनकम कंट्रीज़ को देखे तो उन लोगों का अच्छा एक तरह से देखा जाए तो वो लोग अच्छा तरीक़ा से डिग्रेड करते हैं पॉल्यूशन को। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको अच्छे से डिग्रेड कर पाते हैं, पॉल्यूशन रिड्यूस कर पाते हैं, और कंट्रोल डिस्पोजल करते हैं वो लोग। दोस्तों तो थोड़ा बहुत कंसर्न है नॉर्थ साउथ में डिवाइड के वजह से भी। और देखा जाए तो पॉपुलरली नॉर्थ वाले रीजन्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं, रिच हैं, और उन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे वो वेस्ट मटेरियल्स को जो भी जनरेट होते हैं उसे डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और दोस्तों इंडिया में प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ने का कारण और भी एक खास बात है कि पॉपुलेशन, इतना ना पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है इंडिया में, और अर्बनाइजेशन इतना होते जा रहा है डे बाय डे। इस वजह से ढेर सारा वेस्ट जनरेशन होता है दोस्तों, और कंजप्शन भी उतना ही होता है प्लास्टिक्स के। आजकल तो आप देख ही रहोगे मार्केट में हर पैकेज्ड फूड, हर बोतल्स सभी प्लास्टिक्स के आते हैं, और हम इंडियंस ईगर हैं दोस्तों यूज करने के लिए इन सब चीज़ों का। और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मैनेजमेंट के वजह से भी इंडिया पीछे है दोस्तों। फैसिलिटीज़ नहीं उस तरह से प्रोवाइड कर पाते हैं, ना वैसा प्रैक्टिस यूज कर पाते हैं डिस्पोज करने के लिए। और कुछ त्रुटियां यहाँ भी रह जाती है कि डाटा कलेक्शन में भी दिक्कत रहती है इंडिया में दोस्तों। और फिर ये बर्निंग वाला केस तो मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर इनफॉर्मल सेक्टर, जो सेक्टर रिसाइकल करते हैं वो इनफॉर्मल रहते हैं, उनमें ही उनसे भी गलतियाँ हो जाती है, और वो लोग सही स्टैटिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं कि क्या कंडीशन है पॉल्यूशन का, प्लास्टिक का। और देखिए कंसर्न क्या क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मिसमैनेज्ड वे में प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, वाटर लॉक्स लगेंगे दोस्तों, फ्लडिंग आने के चांसेस रहेंगे, मराइन पॉल्यूशन होंगे, और मरीन लाइफ में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, मरीन इकोसिस्टम, उनको हार्म होगा। और जब हम लोग बर्न करते हैं तो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स गैस रिलीज होते हैं, जो कि एयर क्वालिटी को वर्सन करते हैं, ख़राब करते हैं, और पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनेंगे दोस्तों। इतना सारा पॉल्यूशन होगा तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनना है दोस्तों। अगर आप मरीन पॉल्यूट कर रहे हैं और वहाँ के फिश और वहाँ के स्पेसीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो डे बाय डे आप हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, और आपका हेल्थ रिस्क बढ़ेगा दोस्तों। डेंगू, मलेरिया ये सब भी होंगे दोस्तों। मच्छर से मॉस्किटोज़ आपको काटेंगे, तो होंगे ये सारे चैलेंजेस आपको बियर करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है दोस्तों। फिर ई कॉमर्स और पैकेजिंग वेस्ट जनरेट होते हैं। मैंने बात किया आज मार्केट में हर कुछ
प्लास्टिक्स के मिल रहे हैं। और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट चैलेंजेस ये भी हैं दोस्तों। जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते हैं उसका रेगुलेशन सही से नहीं हो पाता है और प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और इंडिया इसी तरह से वर्ल्ड में ग्लोबली कंट्रीब्यूटर है दोस्तों। इवन इतना ना ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है प्लास्टिक्स का दोस्तों कि एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह एक्यूमुलेट कर गए हैं सोयल में। अब ठीक से रेन वाटर जो है परकोलेट नहीं कर पा रहा ग्राउंड में और उससे सोयल हेल्थ ख़राब हो रहा है। फूड सेफ्टी में भी कंसर्न आ रहे हैं कि कैसा फूड आप देख रहे होंगे आजकल कितने सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ रहा है इस वजह से। और दोस्तों टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी हैं। जो भी वेस्ट होते हैं उनका सिग्रेशन करना, उनको उसका प्रोसेस करके अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके किस तरह से डिकम्पोज डिग्रेड किया जाए, मैनेज किया जाए, उसे रिसाइकल करके टेक्नोलॉजी का यूज करके और एक तरह से कम्प्रहेंसिव वेस्ट ट्रैकिंग मैनेजमेंट यूज करके भी किया जा सकता है। तो इन सब बीचों में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से ये सब सही से डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं और यूज नहीं हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी सही से वेस्ट मैनेजमेंट में। तो कुछ वे फॉरवर्ड देखते हैं दोस्तों। अगर सर्कुलर इकोनॉमी हो, जैसे कि हमें प्रमोट करना चाहिए RRR जो कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइक्लेबिलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसे इस तरह से सेटअप करना चाहिए कि जो भी रिसाइकलिंग करते हैं इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वगैरह, उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि प्लास्टिक्स को रिसाइकल कर सके। और मैंडेट कर देना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट का कंटेंट जो भी है उसे आप रिसाइकल फॉर्म में बनाएं और अगले बार भी रिसाइकल यूज हो सके। और दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। AI सॉर्टिंग का यूज करके, IoT का यूज करके, मोबाइल ऐप्स और रिपोर्टिंग इलीगल डंपिंग, इन सब चीज़ों का यूज करके। और दोस्तों रिसाइकल सेंटर्स को लोकेट करना आसान हो, उस तरह से स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसे ग्रेडेड प्लास्टिक्स होंगे जिसे कि फीस दे के अच्छे से उसे डिफ़िकल्ट वे में अगर वो रिसाइकल हो रहा है तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, स्ट्रेंथन करना उन सब चीज़ों को। और जो भी प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें प्लास्टिक क्रेडिट सिस्टम यूज करना चाहिए। एक्सटेंडिंग EPR टू द इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना चाहिए कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि जो जल्दी डिग्रेड हो जाए, जल्दी रिसाइकल हो जाए, इस तरह से यूज करना है। और इवन अवेयरनेस कैंपेन चलाने से भी कुछ इन सब चीज़ों को घटाया जा सकता है प्लास्टिक्स यूज का। एजुकेशन, अच्छा वेस्ट एजुकेशन दिया, वेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन देने से, इनोवेशन कैसा हो, उससे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये सब बताने का, से अवेयर करने से हमें वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और वेस्ट टू एनर्जी मेथड से भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके, इन सब चीज़ों का यूज करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल हमारा है निपाह वायरस पे। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा निपाह वायरस के बारे में। यह दोस्तों पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1998 में, जो कि मलेशिया में आउटब्रेक हुआ था, मॉस्किटो ये सब के द्वारा फैला था। और इनका दोस्तों फ्रूट बैट्स नेचुरल होस्ट होते हैं निपाह वायरस का, जिसे कि शॉर्ट में NIV कहते हैं। इंडिया में इससे पहले भी 2001 में फरवरी-जनवरी के आसपास सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में लगभग 66 केसेस देखा गया, जिसमें कि 45 डेथ्स फाउंड किए गए। लगभग देखा जाए तो डेथ रेट 60% के आसपास था। और फिर 2007 में, अप्रैल 2007 में नादिया वेस्ट बंगाल 5 केसेस हुए थे दोस्तों, उसमें से 5 के 5 मर गए। लगभग 100% फैटेलिटी रेट था दोस्तों। तो क्या है निपाह वायरस? यह एक जोनोटिक वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसा वायरस है जो कि RNA बेस्ड हैं ये, और इनका फैमिली है पैरामैक्सोविरिडे। और ये दोस्तों लगभग क्लोजली रिलेटेड है हैंड्रा वायरस से। हैंड्रा वायरस इन्फेक्शन एक रेयर इमर्जिंग जोनोसिस है जो कि सीवियर काजेज करते हैं इवन फर्टाइल डिजीजेस बोथ इन्फेक्टेड हॉर्सेस एंड ह्यूमंस। ये लगभग ह्यूमंस और हॉर्सेस में भी इन्फेक्टेड करते हैं हैंड्रा वायरस। तो इनके क्लोज ही है लगभग ये निपाह वायरस। यह फर्स्ट टाइम मलेशिया और सिंगापुर में ब्रोक आउट हुआ था, मतलब वहाँ ये पहली बार आया था 1998 और 1999 में। और मलेशिया का एक सुंगाई निपाह विलेज है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और दोस्तों ये पहली बार
डोमेस्टिक पिग्स में पाया गया। फिर डॉग्स, कैट्स, गॉट्स, हॉर्सेस, इन सब में भी देखा गया। इसका ट्रांसमिशन बैट्स के थ्रू हो सकते हैं, चमगादड़ के थ्रू। और प्रेजेंट टाइम में इसका वायरस जो है दोस्तों, बैट का यूरिन से भी, और उसका फेसेस जो कि गंदगी रहते हैं, सलाइवा और बर्थिंग फ्लूइड्स, जन्म देते टाइम जो भी फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं बैट से, उन सब चीज़ों से भी फैल सकता है ये निपाह वायरस। इसका सिम्टम्स देखा जाता है, कुछ फीवर होता है, हेडेक होता है, ड्रॉजीनेस फील होगा आपको, और कुछ डिसओरिएंटेशन बिहेव होगा, मतलब फील होगा बॉडी में आपको, ब्रेन में मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगेगा आप, और लगभग कोमा या पोटेंशियली डेथ तक जाने का कंडीशन बन सकता है। इतना खतरनाक वायरस है ये। तो इसका प्रिवेंशन के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तो नहीं बना है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, लेकिन एक सपोर्टिव इंटेंसिव प्रोवाइड किया जा सकता है ह्यूमंस को जो भी अफेक्टेड है निपाह वायरस के अगेंस्ट। ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, एनिमल्स से ह्यूमंस में होता है। अगर आप एनिमल्स का किसी भी चीज़ों से कांटेक्ट हो जा रहे हैं तो आप में निपाह वायरस आ जाएगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपके लिए मैं और भी नए नए न्यूज़ और करंट अफेयर्स लेके आते रहूँगा, और ये आपके यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।